मैं बयान में ये कह रहा था कि बच्चियों को पढ़ाना ससुराल की जिम्मेदारी है, माँ बाप की नहीं है। उसमें खास मैसेज देना था मैंने, और वो पूरा बयान इसी टॉपिक पर था। उसको गलत रुख लेके चलाया है एक अखबार ने भी, और कुछ चैनल्स ने भी, और कुछ लिबरल लोगों ने बड़े तबसरे किए कि देखो ये मौलवी लोगों को कह रहा है कि बच्चियों को मत पढ़ाओ, जाहिल रखो, बस उनकी शादियां करो नाबालिग बच्चियों की, ससुराल पढ़ाएगा उनको। तो ये फसादी लोग हैं, घुन्ने बने हुए हैं, इनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, उसमें मैसेज क्या दे रहा हूं। उसका मकसद ये नहीं है कि माँ बाप बच्चियों को ना पढ़ाएं, उसका मकसद उन हड हराम ससुरालियों का मुंह बंद करना है जो कहते हैं हमें डॉक्टर लड़की चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, जॉब वाली चाहिए। फिर वो डॉक्टर जब क्लिनिक में जॉब करती है, वो ससुराल उसकी कमाई खाता है बैठ के, शौहर भी खाता है, ससुराल भी खाता है। इन बच्चियों के बारे में मैंने बोला है कि जिस ससुराल को बहू की कमाई खानी है ना, उसको पढ़ा के, तो उसकी पढ़ाई भी किसकी जिम्मेदारी है? ससुराल की जिम्मेदारी है, उन हड हरामों की जिम्मेदारी है। तो आधा बयान लेके इन बेगैरतों ने चलाया है। मैं गालियां इसलिए दे रहा हूं कि मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर जो गलत मैसेज दिया है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं नहीं, या अपनी बच्चियों को जाहिल रखें। अगर ये मतलब होता तो मैं अपनी बच्चियों को ना पढ़ाता। मैं तो पढ़ा रहा हूं अपनी बच्चियों को, मेरी सारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं, सब पढ़ रही हैं। जो भी एजुकेशन मेरे बस में है मैं उनको दे रहा हूं, जितनी भी जो भी किसी के बस में होती है तालीम देना। हर आदमी का मयार मुख्तलिफ होता है, किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पास कम पैसे होते हैं, कोई दरमियाने दर्जे के होते हैं। तो जो भी जिसको भी अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। हम उस पढ़ाई के कि जिसका मकसद आगे जॉब हो, पैसे कमाना हो। तो ससुराली क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, और उनकी मकसद ये नहीं होता है डॉक्टर आएगी तो इंसानियत की खिदमत करेगी तो हमारा नाम बुलंद होगा। उनका कहता है आएगी पैसा कमाएगी, यूनिवर्सिटी की लेक्चरार आएगी तो पैसा कमाएगी। तो ऐसे मौके पे मैंने कहा अपनी बच्चियों की ना शादी टाइम पे कर दिया करो। बोलो जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया है, अब अगर आपको रेडीमेड डॉक्टर नहीं मिलेगी, अब आपको अगर डॉक्टर बहू चाहिए तो आप इसको डॉक्टर बना लो आगे। तो ये मकसद है उसका। मकसद ये नहीं है नाबालिग बच्चियों की शादियों का तो मैं कायल ही नहीं हूं। ये तो ऐसे ही मेरे ऊपर खाम इल्जाम लगा दिया। तो एक ने मेरे खिलाफ पोस्ट चलाई है कि इन मौलवियों के दो ही काम है। अच्छा, वो सब पता चल रहा होता है मेरे पे तंज कर रहे हैं। इन मौलवियों के दो काम है, एक बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक लड़कियों को जाहिल रखना। बच्चों की पैदाइश को बढ़ाना, एक बच्चियों को जाहिल रखना। इन मौलवियों के ये दो ही काम है। तो क्योंकि मेरे बयान अक्सर कसरत औलाद पर होते हैं और शादियों पर होते हैं, बच्चियों की टाइम पे शादी करो। तो टाइम पे शादी से ये मैसेज लोगों के पास जाता है कि पढ़ाओ नहीं, बस शादी कर दो उनकी। मैं बार बार कहता हूं शादी और पढ़ाई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जितना पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, अब रिश्ता आता है तो पढ़ाई की वजह से रिश्ते को डिले मत करो। समझते हो? बाज लोग कहते हैं नहीं हमारी बच्ची पहले डॉक्टर बनेगी फिर हम शादी करेंगे। ये इस्लाम के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है। बच्चियों की जिंदगी का बेड़ा गर्क होगा इससे। हम ये कहते हैं पढ़ाओ आप, लेकिन जब अच्छा रिश्ता आ जाए तो रिश्ते को पढ़ाई पे तरजीह दो और बोलो पढ़ेगी, अब तुम्हारे खर्चे पे पढ़ेगी, तुम्हारे घर जा रही है। ये तो बेहतरीन हल औरतों के लिए बताया हमने। ये कमबख्त पता है क्या चाहते हैं? शादी नहीं करो, सारा जोर पढ़ाई पे लगाओ ताकि तबीयत से बुढ़ी हो जाए, फिर इन बेशर्मों के पास जाए डिप्रेशन की गोलियां लेने के लिए। और ये यूरोप अमेरिका का एक रुख पेश करते हैं आपके सामने कि वहां की लड़कियां एजुकेटेड होती हैं। दूसरा जो इंतहाई भयानक नक्शा है ना, क्योंकि कुत्ते का काम होता है दुम हिलाना, नजरियात तो इनके है नहीं ना, अपनी तो कोई सोच नहीं है। कुत्ते की अपनी कोई सोच होती है? मुझे गुस्सा आया है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। ऐसे ये खवातीन के हुकूक के ठेकेदार बनते हैं। खुदा की कसम, जितने खवातीन के हुकूक के हम अलमबरदार है ना, जितने राइट्स के हम कायल हैं, ये तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी तो आमदन का 99% खर्च ही औरतों पे होता है। एक 4 शादियों वाला आदमी अपने लिए क्या बचाएगा? सारा बीवी बच्चों पे उड़ा देगा वो। इन कमबख्तों में गैरत है तो करके दिखाओ तुम ये काम अपने लिए। मैंने तो घर नहीं बनाया अपने लिए। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी, वो भी किसके लिए? घर वालों के लिए, कि मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों का कोई ठिकाना हो। इन कमबख्तों के पास कहां इतना ज़र्फ है? ये हमें हुकूक सिखा रहे हैं बच्चियों के और खवातीन के। तो ये हुकूक नहीं है, ये औरतों को नंगा करना चाहते हैं, चडियां पहनाना चाहते हैं ताकि ये अय्याशी करें। समझते हो? ये औरतों के हुकूक का इस्लाम मुहाफिज है, ये लिबरल सेकुलर लोग मुहाफिज नहीं है। पढ़ाई के नाम पे बेगैरती फैला रहे हैं। हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, खिलाफ होते हैं ना बच्चियों की पढ़ाई के। अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाता मैं, और मेरी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चियों की पढ़ाई पे खर्च हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, मैं बता रहा था कुत्ते का काम क्या होता है? दुम हिलाना। उसका अपना कोई नजरिया होता है? और सिखाया हुआ कुत्ता, उसको बोलो ये जाके शिकार पकड़ना, वो पकड़ के ले आएगा, खाएगा नहीं उसमें से। तो इनकी अपनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारे यूरोप अमेरिका के गुलाम है, मगरिबी दुनिया के गुलाम है। उस सोसाइटी का एक पहलू देख रहे, तरक्की और रॉकेट और चांद पे पहुंचना। सोसाइटी का जो दूसरा भयानक पहलू है, वो या तो घुन्ने बने हुए हैं, पता है लेकिन घुन्ने बने हुए हैं, या इन बेचारों को पता ही नहीं है वो, क्योंकि एक आंख से देखते हैं बस ये।
जो शहवत परस्त आदमी है ना, वो बस एक आंख से देखता है कि जो उसको फेवर दे, जो उसके साइड इफेक्ट है वो नहीं देख रहा होता। तो आप वो एजुकेशन लाना चाहते हो ना, जो वहां चड़ियां पहनी हुई औरतें घूम रही हैं, जिनको ना बीवी की मोहब्बत मिलती है, ना बहन की मोहब्बत मिलती है, ना माँ की मोहब्बत मिलती है। उन मुल्कों की औरत को ना माँ की मोहब्बत मिलेगी, ना बीवी की मोहब्बत मिलेगी, ना बेटी की मोहब्बत, ना बहन की मोहब्बत। उसका मर्द से सिर्फ एक सेक्स का रिश्ता है, समझ रहे हो, वो गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक एक औरत 20 मर्दों की हवस पूरी करती है, 20, और फिर भी कुछ नहीं मिलता। कमाती खुद है, मोहब्बत नहीं मिलती उसको। बच्चे 18-18 साल में टाटा करके जा रहे होते हैं, बोलते हैं अम्मा बस हो गए, पैदा करके बड़ा कर दिया, अपना खाओ पियो। मैंने जाके देखा है, मैं अगर व्लॉग सही तरह बनाना शुरू कर दूं ना, वो तो बना नहीं सकते। घरों के बाहर जितना खूबसूरत है, अंदर इतना नहीं है। एक बुड्ढा पड़ा हुआ होगा बेचारा, एक बुड्ढी वहां पड़ी हुई होगी, वो भी डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगी, सही है ना। हमारी गांव देहातों की माएं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, खुदा की कसम इनसे ज्यादा ऐश कर रही होती हैं। हम तो अपनी दादी के हालात याद कर करके अभी तक सोचते हैं कि यार कैसी ऐश वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी है, अपने बेटों में, पोतों में, नवासों में। मैं एक मलफूज आपको सुनाता हूं ताकि इन सेकुलर और लिबरल लोगों की जहरीली सोच का आपको पता चले कि आपको कहां लेके जा रहे हैं। तो ये समझते हैं मौलवी लोग बड़े जालिम होते हैं औरतों पे, बड़े मौलवी यूं करते हैं बच्चियों पे जुल्म, और नाबालिग बच्चियों की शादियां कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। आप जाओ मौलवियों के, जो सच्ची मुच्ची के मौलवी हैं, अभी घरों में जाके देखो, उनके यहाँ बेटियों को जो इज्जत मिलती है, बेटियों की पैसों पे नजर नहीं होती, उनके मुनासिब जगह शादियां होती हैं, फिर उनकी फिक्र होती है, उनकी पढ़ाई की, तरबियत की, मोहब्बत होती है उनके घरों में। बापों को बेटियों से मोहब्बत मिलती है, इनके घरों में तो बापों को नहीं मिल रही होती। वो बच्ची जो स्कर्ट पहन के बाप को टाटा करते हुए जा रही है, न सर पे दुपट्टा बाप के सामने, सीने खुले हुए हैं, वो बाप का क्या एहतराम करेगी यार। बेटी प्रॉपर ड्रेस में अच्छी लगती है ना, प्यार आता है उसके ऊपर। बेटी, मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, कह रहे इतनी मॉडर्न हो गई है यार, स्कर्ट पहनती है, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती, स्लीवलेस कपड़े। मेरे कहते हैं बाप बता रहा है, रो रहा है, कह रहे मेरे सामने इसी ड्रेस में आके बैठती है, कोई रोक टोक करूं, कह रहे नहीं, बॉयफ्रेंड रखे हुए उसने। कह रहे हमने तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो साहब जमात इस्लामी के थे, कह रहे मैं खुद दीनी तंजीम का हूं, मैं पर्दे का कायल हूं, मैं घर में पर्दे का माहौल चाहता हूं, मैंने तालीम के लिए बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा, तालीम तो आई नहीं आई, लेकिन ये आ गया कल्चर। तालीम का कोई भी खिलाफ नहीं है भाई, हम खिलाफ इस कल्चर के हैं जो आप यूनिवर्सिटियों में, तभी तो जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई है कि पढ़ाना। तो अगर जामिया रशीद लड़कियों की तालीम का खिलाफ होता, गजाली यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाता वो। और सबसे ज्यादा लिबरल लोगों की चीखें निकल रही हैं इस पे कि मौलवी यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं। उनको पता है ना कि अब यहां सिर्फ तालीम होगी, बेगैरती और बेहयाई बोलो नहीं होगी। यहां लड़की आएंगी, सेपरेट इंतजाम होगा, उनको फीमेल टीचर पढ़ाएंगी और तालीम को फोकस करेंगी और पढ़ के पतली गली से निकल जाएंगी। वो जो तुमने बेहयाई के अड्डे खोले हुए हैं ना यूनिवर्सिटियों में, लड़का लड़की, लड़कों को लड़कियां आके पढ़ा रही हैं, लड़कियों को लड़के आके पढ़ा रहे हैं, और जो प्रोफेसरों के केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास ही हैं, वो आपके पास शुक्र है नहीं है, वरना डिप्रेशन से मर जाते हैं। सारे प्रोफेसर बुरे नहीं होते ना, सारी लड़कियां बुरी होती हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में जितनी पढ़ती हैं बुरी होती है, हम किसी से बदगुमानी नहीं है, मेजॉरिटी अच्छे लोगों की ही है, लेकिन आपने माहौल तो दे दिया ना उनको बर्बाद करने के लिए। तभी तो जामिया रशीद ने कहा कि भाई हम खुद यूनिवर्सिटी बनाए, हम अपनी छत के नीचे, तालीम वही होगी जो यूनिवर्सिटियों में, अलग से कुछ नहीं है, माहौल सही नहीं हमको। तो हम अगर मौलवी लोग बच्चियों की तालीम के खिलाफ होते हम थोड़ी यूनिवर्सिटी बनाते। तो इनका मकसद तालीम नहीं है, मौलवियों को की हौसला शिकनी करके इनका मकसद है तुम्हारी औरतों को आजाद करना। वो बेचारे जमात इस्लामी के बुजुर्ग थे, रो रहे थे, कहते हैं यार मैंने अपनी बेटी को, ये तकरीबन 8-10 साल पुराना वाकया है, कह रहे यार मेरे हाथों से निकल गई, वो लड़कों से दोस्ती है, टाटा करके जारी होती है, बाप बेचारा वो एक इस्लामी तंजीम में है, वो दर से कुरान दे रहा है, बेटी की हालत, मैंने कहा आपने जिस माहौल में भेजा उसका आउटपुट अक्सर व बेशतर, या बहुत दफा, अक्सर व बेशतर भी नहीं कहो, बहुत दफा यही होता है उसका आउटपुट। तो मैंने जो बयान किया है ना, ये मेरा क्लिप चलाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, वो जो उन लोगों ने रिएक्शन किया ना लिबरल लोगों ने मेरे खिलाफ, उस पे ये चलाओ क्लिप कि हम लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं है, होते तो हम खुद यूनिवर्सिटी ना बनाते जामिया रशीद में, उसमें लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, हम खुद बनात के मदरसे ना बनाते, हम खुद अपनी बेटियों को ना पढ़ाते। हम खिलाफ इसके हैं, जो मेरा बयान का असल मौजू था वो ये था कि तालीम को शादी में रुकावट मत समझो, और जो ससुराल चाहता है ना रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, उसको बोलो भाई बच्ची की शादी की उम्र हो गई है, हम पढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, उसको 2 साल हो गए, अब आपको अगर ये बहू चाहिए, बहू बना के आपने इसको ले जाना है तो ले जाएं, आप शादी में ताखिर ना करें, अगला 2 साल आपके खर्चे पे होगा, इसमें क्या बुराई है भाई। अगले जो 2 साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। मैं तो ऐसा ही करूंगा भाई, अगर मुझे अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की चाहिए और मुझे पता है इसका बाप खर्चा उठा रहा है, 2 साल इसके बाप ने पढ़ा दिए हैं, 2 साल रह गए हैं, तो मैं हल्फिया बोल सकता हूं
कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूंगा ना इसको अपनी बहू बनाने में, मैं उनसे कहूंगा कि आप शादी में रुकावट ना करो, अगले 2 साल का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, या मेरा बेटा उठाएगा या मैं उठाऊंगा। खुलासा ये कि ससुराल उठाएगा। बेगैरती क्या चल रही है मार्केट में, 2 साल बाद हम शादी करेंगे। 2 साल तक पढ़ाई आपके जिम्मे है, तो ससुराल पेड़े खाने के चक्कर में होता है कि हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, आपकी बेटी भी पढ़ रही है। 2 साल बाद जब वो डॉक्टर बनेगी, बाप के खर्चे पे बनेगी, और पेड़े कौन खाएगा? हम खाएंगे। तो हमने बहुत माकूल बात की है, भाई क्यों शादी में ताखिर कर रहे हो? तुम यूरोप की एक चीज ले रहे हो, एजुकेशन को, उनका फैमिली सिस्टम तो देखो, बर्बाद हो गया यार, गधे घोड़ों वाली जिंदगी बना चल रही है उन लोगों की। तो हम तो दोनों को जमा कर रहे हैं भाई, तालीम भी होगी और टाइम पे शादी भी होगी, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। और अगर दोनों में टकराव हो रहा है तो निकाह को तरजीह देनी है, क्योंकि निकाह नेचर है, फितरत से बगावत नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता सारी लड़कियों को एजुकेटेड बना दो, शोहरलेस, बर्बाद हो जाएगी सोसाइटी। तो वो ज्यादा बड़ मर्दों का काम है कमाना, औरत का काम घर संभालना है। तो 2 चीजों में जब टकराव हो रहा होगा तो तरजीह शादी को दी जाएगी, तालीम को नहीं दी जाएगी। वो ज्यादा जरूरी है उसके लिए। अगर इस पे कोई कहता है कि नहीं नहीं तालीम ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब आप कायल हो यूरोप के कल्चर के, आपको औरत के घर बसाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो आप काफिर हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है। आप इस्लाम फोकस ज्यादा किसको करता है? घर बसाने को। एक साहब मुझे कहने लगे कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, ये क्या मौलवी लोगों ने शादियां करके बच्चे पैदा करने में लगा दिया। मैंने कहा यार आपकी अम्मा भी पढ़ लेती ना ज्यादा, आपको पैदा ना करती तो ये नमूना पैदा ना होता। ये बात आपकी अम्मा को भी सोचनी चाहिए थी कि नहीं सोचनी चाहिए थी? पढ़ती रहती, बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती, तो आप जैसे नमूने पैदा बोलते क्यों नहीं भाई? तो खुदा के बंदे, तुझे जिस वजह से जिंदगी मिली है वो इसलिए कि तेरी माँ ने कुर्बानी दी है, निकाह किया है और तुझे जन्म दिया है। औरत का बहुत बड़ा किरदार है नस्ल पैदा करना, तो ये कोई ऐब नहीं है औरत के लिए। यूरोप अमेरिका ने इसको ऐब बना के पेश कर दिया लिबरल लोगों ने कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है। भाई साहब वो इंसान पैदा कर रही है, बरसाती मेंढक पैदा नहीं कर रही है। वो हमारी माओ ने हमें ना जना होता, आज हम यहां ना बैठे होते। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मां ने भी उसको जना है, मूसा की मां ने भी उसको जना है, जितने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन की मां ने जना था, न्यूटन की मां भी न्यूटन बन जाती, न्यूटन पैदा नहीं होता। वो भी कहती मैं न्यूटन बनूंगी, मैं पढ़ाई को फोकस करूंगी, शादी करके बच्चे पैदा नहीं। न्यूटन आता मार्केट में। तुम लोगों ने औरत को यार यानी औलाद के पैदा करने को एक ऐप बना दिया है। औरत का तो सबसे बड़ा एहसान ही है कि वो नस्ल पैदा करती है। नस्ल में अगर बंदर पैदा हो रहे हैं तो गलत है, अगर इंसान पैदा हो रहे हैं, अगर बंदर या बरसाती मेंढक पैदा हो रहे होते हैं ना तो गलत था। पैदा क्या हो रहा है? इंसान पैदा हो रहा है। भाई ये तो सबसे बड़ा औरत का सोसाइटी में किरदार है। और हमारी माओ को इज्जतें इसी बेस पे तो मिली है, औलाद जन्म दी है उन्होंने। बुढ़ापे में क्या करोगी भाई तुम? मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना। एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने एक पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। देखें सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा दोबारा से। उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही हैं तो उनके दिल से क्या निकल रही है? आह काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। हमारा भांजा अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुका है। राफे खान है ना, राफे खान, इसने जवाब में पोस्ट चलाई। अच्छा मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो देखा जवाब में एक और पोस्ट आई हुई है, मैंने देखा तो हमारा ही भांजा निकला वो। इसने जवाब में पोस्ट चलाई, कल मैं किसी एजेड खातून से मिला। इसने कहा जब वो फेंक रही है तो हम भी क्या करें? लेकिन लेसन तो सही जा रहा है ना। कह रहे कल मैं किसी एक एजेड खातून से मिला, उस खातून ने कहा कि मैंने बरवक्त शादी नहीं की और पढ़ाई को फोकस किया। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, रिटायर हो गई हूं, कोई पूछने वाला नहीं। आज जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूँ जिनकी बरवक्त शादी हो गई थी, कोई उनको आपा कह रहा है, कोई किसी की वो माँ है, उसकी बहुएं भी हैं, उसके दामाद भी हैं, उसके पोते भी हैं, उसके नवासे भी हैं, उसके भाई भी, उसकी बहनें भी, पूरा एक परिवार है, पूरा एक खानदान है। तो उन खवातीन को देख के मेरी आह निकलती। मैं फोन करता नहीं हूँ, इसको मैंने फौरन फोन घुमाया राफे को, मैंने कहा पट्टा तैयार हो गया है, मैं मरूंगा अब मुझे गम नहीं है। ये बहुत टाइम लगा ये जहन बनाने में। मैंने कहा अब मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है। मार्केट में बंदे हमारी सीट संभालने के लिए तैयार है। नजरिया कॉन्सेप्ट सही हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो
इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बातिल के तीरों का रुख जहां होना ज्यादा, समझ लो हक क्या है, यही है। देखो इनको तुम्हारी नमाज से कोई मसला नहीं है, मगरिबी ताकतों को रोजे से कोई मसला नहीं है, इनको तुम्हारे सिस्टम से मसला है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा फोकस ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने में लगा रहे हैं। उनको पता है इनका मजहब भी बचा हुआ है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बड़ों का एहतराम है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें सखावत है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बुराइयों का रेशो कम है, चर्स हीरोइन शराब हमारी सोसाइटी में नहीं है। किसकी वजह से? खानदानी निजाम की वजह से। इसलिए वो जितना पैसा और मीडिया के जरिए खानदानी निजाम को तोड़ने पर लगा रहे हैं ना, और खानदानी निजाम टूटता है औरत से, मर्द से नहीं टूटता। औरत को शादी से रोक दिया जाए बस काफी है। मर्द तो ठरकी होता है, जब बीवी नहीं मिलेगी जिना करेगा वो, जब बीवी मिलेगी क्या करेगा वो। औरत को रोक दो कि शादी नहीं करनी, जब शादी नहीं करनी है तो मर्द में भी ख्वाहिश है और ख्वाहिश औरत में भी है, वो बॉयफ्रेंड बनाएगी। एक एक औरत को 100 मर्द जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे और उसको पैसे देंगे, तवाइफ बनेगी। कोई क्या जो हो रहा है उन मुल्कों में जाके देखो, एक पहलू तुमने देखा है, हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से घूम घाम के आ चुके हैं। जो तवाइफ जो हालात है ना वहां के, वो इतने अच्छे नहीं है जैसे आपको यहाँ बताए जाते हैं। बर्बाद हो गया है मुआशरा, उनके यहाँ पैसा ही खुदा है, सब कुछ पैसा उनके यहाँ। अभी एक जापानी का वाकया सामने आया, मैं तबलीग में गया ना, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, वहां एक ताजिर था, बुजुर्ग नहीं ताजिर, बुजुर्ग ही था बेचारा, नेक आदमी था। कहता अभी जापानी एक आया मेरे पास कि खुदकुशी करना चाहता हूँ जापान में, ये जापान में जाते हैं बिजनेस के लिए। कहता मैंने कहा कमबख्त तू इतना कमा रहा है, चीपोंग करके समझाया होगा, चाची पूपा पापा इतना कमा रहा है करोड़ों रुपए, तो क्यों तू खुदकुशी कर रहा है? उसने कहा यार मैं गधा बना हुआ हूं, मशीनी कमाए जा रहा हूं, सुबह उठता हूं ये काम, दोपहर ये काम, और कोई मेरी एक्टिविटी नहीं है। जापान में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, आपके पास अच्छा मोबाइल अच्छी गाड़ी नहीं है, आप दुनिया आपको चाहिए आप खुदकुशी करके मर जाओ, ऐसी नाकाम जिंदगी है। सब लोग लोन पे सारी चीजें निकाल लेते हैं, बस आखिरत तो है नहीं ना। उनकी कंपटीशन इसमें कौन ज्यादा दौलतमंद है, बस मोबाइल किसके पास अच्छा, गाड़ी किसके पास अच्छी, इस पे पूरी जिंदगियां गुजर रही हैं उन लोगों की, और कुछ है ही नहीं करने धरने को। तो कह रहे यार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो खैर ये इनको रावण लेकर आए, खुदकुशी का पक्का इरादा कर लिया था, पक्का। तो जापान में तो जगह मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं है, पाबंदी है, वरना मैं वो जगह दिखाता जहां अभी भी हड्डियां नजर आती हैं। हर थोड़े दिन में कोई जापानी आया हुआ होता है मरने के लिए। गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, कमबख्तो मरो तो इधर आके मरो, चीचड़े बीचड़े इधर उधर तुम ट्रेनों के आगे आते हो। वो जो ड्राइवर है वो भी डिप्रेशन में जाता है, वो ट्रेन भी लेट हो जाती है, हड्डियां वड्डियां गोश्त उठाने में टाइम लगता है। तो इसलिए उन लोगों ने बोला हुआ है कि यार थोड़ा सा साइड पे ना ये जगह है, अगर नहीं मरो, वैसे तो अच्छा काम नहीं, मरना है तो इधर आके मरो। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है, जिन मुल्कों पे आप मर रहे हो और ये फैमिली सिस्टम टूटा ना, तो हमारे यहाँ भी यही होगा सब कुछ, मोहब्बतें खत्म, तो नतीजा यही निकलेगा। स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने जब इतना देखा कि यार कमबख्त रुक ही नहीं रहे मरने से, तो उन्होंने लीगल कर दिया कि लाइन में कतार में लग के मरो, लाइन बनाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप हम नहीं कह रहे कि आप मरो नहीं, आपको हम खुद मारेंगे, तमीज आप खुद मरोगे, बोटियां वोटियां इधर उधर फैलेंगी, गंदगी होगी, लोग स्विट्जरलैंड आएंगे बोलेंगे कैसा, तो नहीं गंदगी बर्दाश्त करते, वो अच्छे लोग हैं, वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सोसाइटी का अच्छा पहलू है, लेकिन एक बड़ा भयानक पहलू है, वो पहलू यही है कि आप तमीज से मरें, काइंडली। इधर उधर खून के छींटे वीटे फैलेंगे, बहुत से लोगों की डिप्रेशन भी होती है, क्यों मरा, उस चक्कर में 6 आदमी और मर जाएंगे तुम्हें देख के। तो जिसने मरना है इधर आए, तमीज से कैसे मरना है, पूरा प्रॉपर उनका वो है तरीका कि गैस से मरना है आपने, इज्तिमाई मरना है, 6 आदमी इकट्ठे मरना चाहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे मरना चाहते हो, जैसे आप सुनाओ, आप लोग में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, डर भी लगता है ज्यादा डिटेल में जाने से। तो बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है उनका सेटअप। खैर, तो वो जापानी को रावण ले आए, जिन मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं ना हमारे यहाँ लिबरल लोग। अभी रावण के इज्तिमा के बारे में किसी ने फेंक दी है लंबी कीड़, जितनी पोल्यूशन फैल रही है ये इज्तिमा की वजह से फैल रही है। भाई थोड़ी सी खैर अगर फैल रही है ना, सोसाइटी शराब कबाब से बची हुई है, कुछ बूढ़ों के माँ बाप के हुकूक हैं, तो ये रावण वालों की वजह से ही है। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह लोगों को सुनने को मिल जाता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों को माँ बाप का ताबे बना दे, जो चर्स हीरोइन छुड़वा दे। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा जो हीरोइन पीता हो और यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ दी हो उसने, चर्स पीता हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, प्रोफेसर साहब ने चर्स छुड़वा दी। ऐसे बीसियों देखे हैं, चर्स पीते थे, मदरसे में आए छूट गई, तबलीग में गए छूट गई। एक तो मैंने हीरोइन का स्मगलर देखा है, स्मगलर नाम नहीं बताऊंगा कहीं पुलिस वाले ना पहुंच जाएं, इतना बड़ा स्मगलर अरबों रुपए कमाता था, तबलीग में 3 दिन लगाए हैं, करोड़ों रुपए की आमदन पे लात मार दी उसने। तो इन लिबरल लोगों के पास कोई पैकेज इंसान को इंसान बनाने का नहीं है, तुम तो बर्बाद कर रहे हो सोसाइटी को। तो खैर उसको ले आए जापानी को रावण में, वो बयान सुने, वो इंसान का बच्चा बन गया, कमा भी रहा है, खुद कुछ कह रहा है बहुत, वहां जाके अब जापान में तबलीग का काम में लगा हुआ है वो। तो
मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है, ये हैं दुम हिलाने वाले हैं, इनकी अपना कोई नजरिया नहीं है। लिहाजा जो चीज मगरिबी दुनिया से ड्रामों और फिल्मों के जरिए, मीडिया के जरिए आ रही है, आंखें बंद किए दुम हिलाए जा रहे हैं, दुम हिलाए जा रहे हैं। और ये जब उन सोसाइटी में जाते हैं ना, तो भी इनके ऊपर एक जादू होता है। बस एक सोसाइटी का एक पहलू देखो, दूसरा पहलू जो इसकी डेप्थ में छुपा हुआ है उससे नजरें चुरा लो। तो हमने चूंकि कुरान और सुन्नत पढ़ा है भाई, हम, मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। उनकी जो खूबियां हैं वो भी हम मानते हैं, उनका हम इंकार नहीं करते। भी जुल्म है किसी कौम में कोई खूबी हो आप उसका इतराफ ना करें, लेकिन जो भयानक चेहरा है ना, साल मसला यही है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ना। दो चीजों का, एक सूदी निजाम दुनिया में राइज रहे ताकि चंद ताजरों का दौलत पे होल्ड रहे, उसके वो तभी इस्लामिक बैंकिंग की वजह से मुफ्ती तकी साहब पे पाबंदी लगी है बाहर मुल्कों पे। नाम कुछ और लगाया गया कि इसलिए पाबंदी, इसलिए नहीं लगी है। असल में यह था कि मुफ्ती तकी साहब के बाहर दौरे हो रहे थे, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रोमोट हो रही थी, तो बाज यहूदियों को डर हुआ कि तो सारा अगर इस्लामी सिस्टम हो गया तो हम जो दौलत जो चंद हाथों में मुर्तकिज है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरा फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम को तोड़ो, दाढ़ियां रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाजें पढ़ो। कहता है कोई मसला नहीं है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह होना चाहिए, और वो तबाह होता है औरत के जरिए कि लड़की को निकाह से रोका जाए। जब निकाह से रुकेगी जिना फैलेगा, बेहयाई फैलेगी, गधे घोड़ों वाली जिंदगी आएगी। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं बच्ची को आप पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं। रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई को रिश्ते में रुकावट ना समझो। और ससुराल वाले कह रहे हैं ना हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बोलो भाई आधा हमने पढ़ा दिया है, अब ये आपके यहां जाएगी तो आधा कौन पढ़ाएगा, अब आप पढ़ा। और अगर वो कहते हैं नहीं तो बोलो फिर रिश्ता भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लालची और कंजूस लोगों में नहीं, फिर आप पढ़ाओ, अपने खर्चे पे पढ़ाओ आप उसको। तो ये ससुरालियों के जो मुंह भर रहे हैं ना आजकल बहुओं के जरिए, इनके खिलाफ बयान है मेरा। समझता है कि नहीं समझता? तो इसको चलाओ ज्यादा से ज्यादा इस क्लिप को। इन बेगैरतों ने बहुत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ नहीं है, मौलवियों उलमा के खिलाफ। जो उलमा ये दावत चलाते हैं ना जल्द, और ये तो इस्लाम की दावत है ना जल्द निकाह की, तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। मुफ्ती से दुबई से अब्दुर्रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हमारे इदारे की मालिक हिंदू थी, फिर वो मुसलमान हो गई, 2 दफा उम्रा करने भी गई थी, फिर भी वो पूजा पाठ कर रही है, तो अपने इदारे में हमारा काम करना कैसा है और इनके लिए क्या हुक्म है? भाई साहब, वो मुझे किसी ने कल भी पूछा था, मैंने कहा पर्चा लिख के दे देना। एक साहब हैं किसी इदारे में जॉब करते हैं, तो वो हिंदू खातून इनकी बॉस हैं, वो गई उम्रा करने गई, मुसलमान हुई, कह रहे हैं डबल प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, इधर आके मंदिर में भी जाती हैं, बुतों के सामने भी, उधर बैतुल्लाह का तवाफ भी करके आ जाती हैं वो। तो मुझे कहने लगे क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म तूने क्या करना है, वही बात है ना, तू वो कर जो तेरे, कह रहे हैं उसका क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म यही कि तुम अपनी जॉब से, वो मुसलमान तो नहीं है बहरहाल, ये नहीं हो सकता कि आप बैतुल्लाह का हज भी काबा का किया, गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान तो राजी रहे शैतान भी। या तो शैतान को खुश कर लो या अल्लाह मियाँ को, दोनों चीजें। जब मंदिर में जाके इबादत की तो बस काफिर हो गए, गैर मुस्लिम हो गए, अब इस्लाम से आपका रिश्ता नहीं है। बेशक बैतुल्लाह के 100 तवाफ करते रहो आप, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तू अपनी जॉब को फोकस कर, तू छोड़ दे। समझ रहे हो? छोड़ेगा कहीं और जाएगा तो पता चला वो चर्च में भी जा रहा है, मंदिर में भी जा रहा है। और इस जमाने में जितने नमूने हैं ना, इससे पहले शायद दुनिया में इतने नमूने कभी भी पैदा नहीं हुए। तो नमूने हैं जो वहां भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आप अपनी जॉब करते रहो, आपका उससे क्या लेने देना। मेरा दोस्त बयान वाले केस में क्या कह रहा है भाई? मेरा दोस्त पान वाले केबन में काम करता है, तो क्या इसकी कमाई हलाल है? अगर हराम है तो इसके लिए इसके घर खाना खाने का, पान गुटके का काम अच्छा नहीं है, लेकिन कमाई हराम नहीं है, नापसंदीदा है, मकरूह है, हराम नहीं है। मेरे घर के करीब, गुटके का तो जायज नहीं है, क्योंकि गुटके में तो बिल्कुल ही कैंसर है ना, वो गुटके की कमाई तो जायज नहीं है, लेकिन पान की कमाई जायज है, मगर ना मुनासिब। मेरे घर के करीब, वही पान की कमाई का वही हुक्म है जो सिगरेट की कमाई का हुक्म है। सिगरेट में भी तंबाकू है, पान में भी क्या है? तंबाकू है। तो सिगरेट की कमाई भी जायज है कराहत के साथ, नापसंदीदा है, तो पान की भी ऐसे ही है। मेरे घर के करीब मस्जिद वाले क्या लिखा है, बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, ये नहीं पता कि उनका अकीदा शिरकिया है या नहीं, तो क्या गुमान की वजह से नमाज पढ़ूं या नहीं? देखो, नमाज तौहीद परस के पीछे ही जायज है, मुशरिक के पीछे नमाज जायज नहीं है। अगर इमाम के बारे में गालिब गुमान हो कि ये शिरकी अकीदा है, तो फिर उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, शरीयत की हुदूद हैं। और अगर गालिब गुमान नहीं है तो पढ़ लो, फिर अच्छा गुमान रख लो। और अगर महल्ले ही की मस्जिद तो जाके पूछ लो इमाम साहब से 2-4 अकीदों के बारे में, इमाम साहब आपका इस बारे में क्या अकीदा है, इस बारे में क्या अकीदा है। अगर वो बता देते हैं, वो कहते हैं मैं नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मौजूद समझता हूँ, मा फौकल असबाब इख्तियारात भी अल्लाह ने पैगंबर को दिए हुए हैं, जब चाहें जहां से चाहें उम्मती की मदद कर सकते हैं, तो अगर वो इस अकीदे का हामिल है तो फिर ये शिरक है भाई, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं हो। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर नमाज हो जाएगी। मेरे भाई, मैं पेशेंट हूँ और मैं फर्ज नमाज 1 रकअत खड़े होकर पढ़ती हूँ,
पढ़ती हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, या रकतें पलट बांध कर पढ़ती। उर्दू का बेड़ा गर्क हो गया। कोई खातून ने पूछा है मसला, क्या ये इतवार को पूछा होगा किसी खातून ने, मेरा ख्याल है इतवार को खवातीन आती हैं, वो आज मुझे पर्ची मिल रही है, इतवार को देना, ताकि जिन खातून ने पूछा उनको जवाब मिल जाए ना। बाज इतवार की पर्चियां रह जाती हैं तो वो जुम्मे को पकड़ा देते हैं मुझे ये लोग। अगर किसी के घर के गरीब मस्जिद हो इतनी गरीब जमात से नमाज पढ़ने की आवाज आती हो, घर में मौजूद औरतें इस आवाज के साथ नमाज अदा कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जमात हो रही है उस घर में आप इख्तिदा की नीयत कर लो। इसके सिर्फ दुनिया में गामदी साहब ही कायल हैं ऑनलाइन जमात के। उसमें उन्होंने फतवा देते हुए ये भी नहीं सोचा कि अगर इमाम इस्लामाबाद में है और ऑनलाइन आप कराची में पढ़ रहे हो तो आप तो इमाम से 2000 किलोमीटर आगे खड़े हुए हो। कोरोना के दिनों में उन्होंने फतवा दे दिया था गामदी साहब ने कि ऑनलाइन भी इमामत जायज है। उस पर किसी मौलवी साहब ने खिंचाई की कि इमाम इस्लामाबाद में जमात करा रहा है, मुख्तदी कराची में खड़े हुए हैं, तो हम आगे हैं ना, बैतुल्लाह के ज्यादा करीब हैं हम, तो 2000 किलोमीटर हम आगे हो गए इमाम साहब से। आज का मेरा सवाल ये है कि हम अगर क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम 100 रुपए पर मैच रखते हैं, 1000 रुपए पर मैच रखते हैं, जो टीम हार जाती है इसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं, जायज नहीं है, जुआ है। सब टीमें पैसा लगाती हैं, जीतने वाले को पैसा देती हैं, हारने वालों का पैसा डूब गया, इट इज कॉल्ड जुआ। और मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेला करता था, हमारी क्रिकेट टीम थी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के नाम से, मैंने बहुत क्रिकेट खेला। आपको मेरे स्टाइल से चौके छक्कों से पता लग जाएगा कि पुराना खिलाड़ी हूं मैं। ये तो मैंने चौके छक्के मारे ना, वो वीडियो किसी ने बना के डाल दी, तो उससे आपको बल्ला पकड़ने के अंदाज से लगेगा कि ये खेलते रहे हैं। फुटबॉल भी खेला है मैंने बहुत, हॉकी भी खेली है, हॉकी बहुत ज्यादा नहीं खेला। अच्छा, ये सारे जो गेम है ना ये मुज़क्कर है उर्दू में, गेम खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। पंजाब में ना बहुत सारे मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस बनाया है उन्होंने। अब चूंकि पंजाब की आबादी ज्यादा है तो उर्दू के बहुत से मुज़क्कर अल्फाज पंजाब वालों की वजह से वो मुअन्नस हो गए हैं। वरना असल में हमें याद है बचपन में जो इंडिया की उर्दू थी, जो हमारे अब कराची में राइज थी, उसमें सारे गेम मुज़क्कर थे, क्रिकेट खेला जाता था। लेकिन पंजाब की आबादी ज्यादा है तो बहुत सारी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज पंजाबी से आ गए हैं। तो ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है, अब वो मुअन्नस बन जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मेरा मकसद बताने का ये है कि हो सकता है मेरे लबो लहजे से कोई कहे मुफ्ती साहब को उर्दू नहीं आती, ये कह रहे हैं गेम खेला, क्रिकेट खेला। अबे क्रिकेट तो खेली होता है, तो भाई असल में खेला होता था, अब खेली हो गई है। मैल जमा हुआ होता है, अब जमी हुई हो गई, मैल जमी हुई है, हालांकि मैल मुज़क्कर लफ्ज है। अच्छा, हो बाज लोग डिक्शनरी में देख के बता रहे होते हैं कि डिक्शनरी में लिखा है कि मैल जमी हुई मुअन्नस लफ्ज है। भाई डिक्शनरी भी पंजाब में लिखी गई है, समझ रहे हो। पंजाब वालों ने उर्दू पे ज्यादा काम किया है बनिस्बत उर्दू स्पीकिंग के। उर्दू के बड़े बड़े शायर पंजाब में गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल तो पंजाबी थे, तो उर्दू पे सबसे ज्यादा मेहनत पंजाबियों ने की है और महारत भी हासिल की। लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी जबान की उर्दू में शामिल हो गई, तो जो उर्दू में मुज़क्कर थी वो मुअन्नस बन गई। समझ रहे हो, वरना असल में ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं उर्दू में। तो मैंने ये सारे गेम खेले हैं, बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी बहुत खेला है। अभी एक दो मेरे टेबल टेनिस के आए हैं ना, तो उसमें आपको लगेगा अंदाजा कि बिल्कुल फारिग नहीं हो टेबल टेनिस में मैं। तो बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी। हमने बचपन को अल्लाह का शुक्र है तबीयत से एंजॉय किया। दूसरी बात यह कि अपने बच्चों को शहजादा ना बनाओ। मैंने अपने बच्चों के बारे में कमेटी वालों से कहा हुआ है, कोई शरारत करें, कुछ भी करें, आपको पूरा पूरा हक हासिल है उनको डांटने का, तंबीह करने का। ये कह के नहीं छोड़ना कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बच्चों को बचपन में मिल गया तो समझो वो फिरौन पैदा बनेंगे। अब वो इंसान के बच्चे बोलो नहीं बने। बिल्कुल वही बिहेवियर होना चाहिए जो सब बच्चों के साथ। हमने अपने बड़ों को देखा है, अपने उस्ताजों को, जामिअतुर रशीद के जो मोहतमिम हैं, कितने बड़े उस्ताज हैं। बच्चे लाइन में लगे होते हैं ना खाने के लिए, उनके बच्चे भी लाइन में लगे होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका बच्चा वहां से निकल के आया हो कि मैं चूंकि इतने बड़े बुजुर्ग का बच्चा हूं मुझे पहले खाना, ना 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 ना। उन्होंने कहा अगर किसी ने हमारे बच्चों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। बिल्कुल जैसे सब बच्चे वैसे ही वो। क्योंकि बच्चों को बचपन में अगर इजाफी इज्जत मिलना शुरू हो जाए, इज्जत तो मिलनी चाहिए, इजाफी एक्स्ट्रा कुछ मिलना शुरू हो जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, वो इंसान के बच्चे नहीं बनते। बड़े लोगों के बच्चे अक्सर फिरौन बनते हैं कि नहीं बनते? आपने देखा होगा मशहूर लोगों के बच्चे काम के नहीं होते अक्सर। वजह उसकी है कि मशहूर लोगों ने बचपन से ही उनको प्रोटोकॉल दिलवाया होता है कि मेरे बच्चे हैं, जरा ख्याल करना। हमने कभी भी नहीं कहा, हमने कहा हमारे बच्चे हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं इस कौम के बच्चों की तरह हैं, उधर ही बैठेंगे। आपने देखा होगा, आपको पता भी नहीं होगा मेरे बच्चे बयान में कहां बैठे हुए हैं, हालांकि बैठे हुए होते हैं बयान में। उनको मैंने मीडिया पे आने से मना किया है, किसी की तस्वीरें नहीं आएंगी, मेरे साथ सेल्फियां नहीं आएंगी कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं। अभी इज्तिमा में गए, कोई अलग से नहीं, सारे जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठो जाके, अलग से किसी को शो नहीं करना, मुफ्ती साहब के बच्चे हैं तो प्रोटोकॉल। लेकिन लोग खराब कर रहे होते हैं बच्चों को। बाज लोग ने अपने साथ सेल्फियां, मुफ्ती साहब के बच्चे हैं देखो सेल्फियां। भाई तो बच्चा खराब होगा इससे। जब उसको बचपन में शोहरत हो जाएगी उसकी, उसको ये एहसास होगा मैं तो किसी मशहूर आदमी का बेटा हूं, तो बच्चे इससे सही होंगे या खराब होंगे? बिगड़ जाएंगे। तो मुझे लोगों से बड़ा डर है, तो मैं नहीं बनाने देता उन बच्चों को। तो बच्चों की तरबियत में इस चीज का बड़ा ख्याल करना चाहिए। अपने बच्चों को बेइज्जती भी ना करें, ऐसा ना कि उनको रुस्वा करना शुरू कर दें, लेकिन कोई हद से ज्यादा उनको प्रोटोकॉल अगर आपने दिया
तो वो उनकी तरबियत की उम्र होती है, तो तरबियत की उम्र में वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब बिगड़े तो फिर कंट्रोल से बाहर। तो इसलिए इसी मुफ्ती साहब, अगर एक शख्स हराम कमाता है तो क्या उसकी नमाज और इबादत कबूल होगी? देखो, नमाज फर्ज अदा हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएंगे उसके, लेकिन ये कि उसको सवाब में बेबरकत